Hello and welcome to new video of class 12 physics chapter 1, and this is part 10 and concluding part of this chapter. In this chapter we are going to discuss applications of Gauss law. Along with this we will derive Coulomb's law from Gauss law. Okay, so we will start the topic derivation of Coulomb's law from Gauss law. Right, we are having Gauss law. We know what is Gauss law. From this Gauss law we are going to derive Coulomb's law. Okay, see here we have considered a point charge plus q. ठीक है, देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाया है. ठीक है, और गॉस लॉ लगाने के लिए जो भी क्लोज बाउंड्री हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस. ठीक है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. तो ये जो स्फीयर बनाया गया है इसको बोलना है गॉसियन सरफेस. वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक विद अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. इस स्फीयर की रेडियस r है. ठीक है, और r डिस्टेंस दूर हमने इस स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया, ये एरिया है, ds कंसिडर किया है. ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, जो भी सरफेस हमारा क्लोज बाउंड्री होता है उसमें बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो ds वेक्टर रेडी हो गया. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने के लिए यहाँ पे क्या रखा गया होगा, एक +1 कूलम चार्ज. तो +1 कूलम चार्ज को ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल किया होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री. आइए, ये है गॉस लॉ. ठीक है, फैमिलियर है हम सभी लोग. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे काम करें. लेफ़्ट साइड ये रहा. यहाँ पे E डॉट ds को Eds लिखा गया. समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि E एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन. तो इनके बीच का एंगल को क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री. डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, cos थीटा. तो यहाँ पे cos 0 डिग्री लगाएंगे. Eds cos 0 डिग्री साथ में है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, वो नहीं शो किया हुआ है. ठीक है, समझ में आ रहा है. E बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन साइन से, और ये जो ds है इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सरफेस पे. तो जितने भी ds यहाँ पर हैं सब सरफेस पे जब ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा इस स्फीयर के सरफेस का सरफेस एरिया 4πr². ठीक है, तो लेफ़्ट साइड इस तरह से चेंज हो गया. राइट साइड वेरी सिंपल है. ये जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर केवल एक चार्ज है प्लस क्यू. तो q बाई एप्सिलॉन नॉट एवरीवेयर हम यहाँ लिख रहे हैं. साइड बदल दिया. ठीक है, तो E की वैल्यू हो गई q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r². अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी फील्ड में किसी चार्ज को रखते हो क्या लगता है, फोर्स लगता है, F = QE. तो अगर कोई Q0 एक और दूसरा कोई चार्ज कंसिडर कर लें आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कोई चार्ज Q0 मान लें, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, F = Q0E. तो Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए. ये बन गया क्या, कूलम्स लॉ. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की तरफ. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जो है वो कई हैं, 3-4 हैं. फर्स्ट इज वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. ठीक है, वी आर हैविंग अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. चार्ज्ड वायर समझते हैं आप, लीनियर चार्ज, स्ट्रेट लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज कह सकते हैं आप. और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है. इट इज़ वेरी लॉन्ग यू कैन से, और सिंपली लॉन्ग यू कैन से. तो ये अंडरस्टूड होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लॉन्ग लाइन चार्ज रखा है और ये दोनों तरफ एक्सटेंडेड है टू -∞ एंड +∞.
ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल रख कर डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको आप वर्टिकल रख करके भी बना सकते हो। तो क्या है ना, ये दिस इज़ द लाइन चार्ज, गिवन लाइन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, आप नेगेटिवली चार्ज लेकर के भी काम कर सकते हैं। करना क्या है, ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, कोई पॉइंट है ये पी, कहीं पे भी है ये पॉइंट पी, आर डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर, यहाँ से एक पॉइंट है इतनी दूर पी, एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहीं भी आप पी पॉइंट मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है, पी पॉइंट आप कहीं पे भी इससे यहाँ से इस तरफ कहीं भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, वहाँ पे फील्ड निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि गॉस लॉ लगाना चाहते हैं, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस फर्स्ट, एक क्लोज बाउंड्री चाहिए तब गॉस लॉ लगा पाएंगे। तो एक सिमेट्रिकल फिगर जो यहाँ सुटेबल होगा वो होगा एक सिलेंडर, ठीक है, को एक्सियल सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है, इससे को एक्सियल एक हम सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेडियस इसकी आर हो गई, लेंथ हमारा चॉइस है, लेट इट इज़ एल। बाद में आप देखेंगे इस एल से ये इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये जो सिलेंडर बनाया है इसको आप कहिए गॉसियन सरफेस, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है जिसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, राइट। चलिए, तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जो सरफेसेस हैं वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो सर्कुलर फेस आप देख रहे हो इसका नाम ए रखा गया है, ये दूसरा सर्कुलर फेस है इसका नाम बी रखा गया है, और एक कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस, जिसे हमने सी कहा है, ठीक है। तो ये जो सभी 3 सरफेसेस हैं, इनके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर जब भी ड्रॉ करते हैं हम, वो हमेशा सरफेसेस पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाए जाते हैं इन केस द सरफेस इज़ अ क्लोज सरफेस। याद आ रहा है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस चूँकि है, ये सिलेंडर है, तो एरिया वेक्टर हर एक सरफेस के ऊपर, जैसे ये ए है, इसमें ऐसे बाहर की तरफ स्केच किया गया है परपेंडिकुलर, बी पे भी बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर स्केच किया गया है, और सी पे भी बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली स्केच किया गया है, ठीक है। एरिया वेक्टर डिसाइडेड ऑन ऑल द डिफरेंट सरफेसेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, राइट। नाउ डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम तय करते हैं +1 कूलम चार्ज से, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी, उन पॉइंट्स पे +1 कूलम चार्ज रखिए बारी बारी से। तो +1 कूलम चार्ज आप रखेंगे ए पर, तो ये पॉजिटिव इस +1 चार्ज को रिपेल करेगा, ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये लाइन चार्ज नेगेटिव होता तो +1 को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। उसी तरह से बी पॉइंट पे भी +1 रखा होगा, तो +1 कूलम चार्ज को क्या किया गया होगा इस लाइन चार्ज ने, ठीक है। अब ये रिपेल किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। सी पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्जेस, इसने इसको क्या किया होगा, ऐसा रिपेल किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। देख क्या रहे हैं आप कि ए पॉइंट पे जो एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर वो 90 डिग्री है। बी पॉइंट पे भी एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और सी पॉइंट या सी सरफेस पे जो एंगल है, सॉरी, वो है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है। दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो यहाँ एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। ए और बी पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है, और सी पे ये एंगल 0 डिग्री है, ओके। तो चलते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ का ये रहा फार्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो हम लोगों ने यहाँ सिलेंडर बनाया है, दैट इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करें, राइट साइड पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। लेफ्ट साइड जब आप लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लोज सरफेस। राइट नाउ इट इज सिलेंडर, तो आप क्लोज इंटीग्रेशन E.ds का ये मीनिंग कह रहे हो आप कि वो एक सिलेंडर से होकर, वो जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर है उससे होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है।
तो हम जब लिखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और उसको इक्वेट कर रहे हो आप ऐसे 3 पार्ट्स में बांट कर। तो ये 3 पार्ट्स मीन्स 3 ओपन सरफेसेस हो गए, ए, बी एंड सी। तो 3 ओपन सरफेसेस, 1 सर्कुलर फेस, अनदर सर्कुलर फेस एंड द कर्व सरफेस। ठीक है, तो हम यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन साइन का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिलेंडर को 3 ओपन सरफेसेस में बांट दिया है, और हर सरफेस पर ई डॉट डी एस में ये देखना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, बी पे देखना है, सी पे देखना है। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, ए पे क्या है, एंगल था 90 डिग्री, याद आया, यहाँ पे 90 डिग्री है। बी पे भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे डॉट हटाया cos 90, और सी पे आपने देखा था cos 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो रिजल्ट होगा, इसमें पहला इंटीग्रेशन और दूसरा इंटीग्रेशन हो गया 0 बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0, cos 0 1 होता है, ई डी एस बन गया, ये ई को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन डी एस ऑन द सरफेस सी। तो सी क्या था, ये कर्व सरफेस था। कर्व सरफेस का जो ये एरिया होगा वो होता है 2 पाई आर एच, फार्मूला है ना 2 पाई आर एच, एच यहाँ पे एल है, इट इज़ 2 पाई आर एल। तो लेफ्ट साइड का पूरा जो प्रोसेस था हम लोगों ने कर लिया है, ई इंटू 2 पाई आर एल इज़ द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइड। अब चलते हैं हम राइट साइड की तरफ, जो कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो राइट साइड में ये जो क्यू है इनक्लोज चार्ज, ये कितना है, लैम्डा इंटू एल लिख लिया गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ होगा ये? एक बार फिर से पिछले स्लाइड को देखिए। ये जो लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये जो गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ एल है। इनक्लोज चार्ज मीन्स इस बाउंड्री, ये जो सिलेंडर है उसके अंदर कितने चार्ज, यहाँ से यहाँ तक, एल लेंथ में कितना चार्ज। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नो, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू इन बाई एल। ये जो एल है लेंथ, जितनी लेंथ में ये चार्ज है, एल लेंथ में जो चार्ज है वो क्यू इन है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई क्यू इन बाई एल, है ना। ओके, सो क्यू इन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं ना, तो लैम्डा इंटू एल लिखेंगे। तो ये राइट साइड में जो क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब गॉस लॉ का जो लेफ्ट साइड था उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये ई इंटू 2 पाई आर एल, राइट साइड में लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए ये जो एल है ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एल और एल कैंसिल हो गए, इट मीन्स ये गॉसियन सरफेस की लेंथ जो है ये हमारा अपना चॉइस होगा, ये लेंथ हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ एल से वे इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये रिजल्ट आपको याद होगा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया हुआ है, जिसमें लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ एंड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, ऐसा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो एक लॉन्ग डेरिवेशन था वो, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स ये गॉस लॉ से किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, वो इन्वर्स रिलेशन होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ओके, ये वेक्टर में आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब आइए, ये जो डायरेक्शन का मामला है, डायरेक्शन अभी जो आपने देखा है, एक बार फिर से पिछले स्लाइड के फिगर में आइए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही नेट डायरेक्शन था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ था नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन किधर है, ये जो लाइन चार्ज बनाया हुआ है इससे अवे है या रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन अगर ये सारे नेगेटिव होते तो ये +1 को ऐसे अट्रैक्ट करता, तो रेडियली क्या कहलाता, इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये समरी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं वाइट से लिखा हुआ, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज। फॉर ए नेगेटिव लाइन चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड। क्लियर। और ये एक लास्ट नोट है जो मैंने अभी बोला कि ये सिलेंडर जो है उसकी लेंथ कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एल से वो इंडिपेंडेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस constructed. It depends only on the distance of point of consideration, that is the Gaussian surface should contain the point of consideration. समझ में आ रही बात, सिंपल। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं, ये सेकंड एप्लीकेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी मदद लेनी है हमें नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर्स पढ़ते वक्त। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बिकॉज ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं इन द फॉर्म ऑफ ए शीट, ठीक है, प्लेन शीट, लॉन्ग शीट। ये ब्लू कलर से जो आप शीट देख रहे हो, इस शीट से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, आर डिस्टेंस दूर, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए चूँकि गॉस लॉ लगाना है, यहाँ हमें एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया गया है एक सिलेंडर, ठीक है, जो कि इस शीट में से एक छोटा सा एरिया पाई आर स्क्वायर है। ये रेडियस आप देख रहे हैं स्मॉल आर माना गया है यहाँ पे। एक छोटा सा एरिया पाई आर स्क्वायर कंसिडर किया है ऑन द शीट, और उसी से होकर एक सिलेंडर है एक्सटेंडेड टू बोथ ऑफ इट साइड्स, ठीक है। लेंथ दोनों तरफ बराबर रखी गई है, पूरी लेंथ इसकी यहाँ एल मेंशन की गई है। या आप ये कह सकते हो कि लेफ़्ट साइड में आर डिस्टेंस है, ठीक है, और राइट साइड में आर डिस्टेंस। चूँकि यहाँ रेडियस को भी आर से मेंशन कर लिया गया है, इसलिए वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट कुछ मान लीजिए, ठीक है। सपोज़ हम इसको x नाम दे देते हैं, ठीक है, यू कैन से इट इज़ x, ओके। तो ये जो सिलेंडर है, इसके भी वैसे ही 3 सरफेसेस हो गए। हर एक सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो आसान है, अभी बात की गई है इसके ऊपर। और फिर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तय करेंगे, वहाँ पे +1 रखिए। +1 कूलम चार्ज को ये पॉजिटिव ने रिपेल किया, ये रहा फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ भी +1 रखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव शीट है, ये +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस है, इस जगह भी आप +1 रख लीजिए। तो +1 चार्ज को ये जो शीट होगी वो उसने ऐसा रिपेल किया होगा, ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन। तो सारी जगह फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर क्लियर है, ठीक है। हर जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ठीक है, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो सर्कुलर फेसेस हैं, वहाँ पे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ भी 0 डिग्री है, और यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ का जो लेफ़्ट साइड है उसको रेडी करते हैं, 3 सरफेसेस में बांट लीजिए उसी तरह से, ठीक है। पहले में cos 0, दूसरे में cos 0, तीसरे में क्या हो गया cos 90। इस बार cos 90 डिग्री का ये जो तीसरा वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और ये cos 0 1 e बाहर निकालिए, 2e हो गया इंटीग्रेशन ds। ये जो सर्कुलर फेस का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बोला गया है, तो ये हो गया 2e इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए राइट साइड पे वर्क करते हैं। राइट साइड है इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आता है ये कैसे हुआ? सिग्मा का डेफिनेशन याद है, सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज हो गया वो उस छोटे से एरिया में जो है हमने क्यू इन बोला हुआ है, और बाई में एरिया है कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू इन की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों साइड गॉस लॉ में ऐसे फिट कर देते हैं हम, ठीक। ये जो आर स्क्वायर है या पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, और ई की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें इस रिज़ल्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि शीट से जो डिस्टेंस था, जिसका नाम नहीं लिया गया था इस फिगर में, एज ए होल उसको एल लेंथ बोला गया, या मैंने उसको एक्स दोनों तरफ कहा, आर चूँकि रेडियस बनाया गया है उस छोटे से सर्कुलर फेस का, तो वो उस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इट इज़ सिंपली इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ प्योर कांस्टेंट। सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी of that sheet of charge, okay, and epsilon naught, you know, it is already a constant, it has a value। तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, शीट कितनी भी बड़ी हो वो तो इनफाइनाइट है, उससे कोई सा भी डिस्टेंस हो, नज़दीक का पॉइंट, दूर का पॉइंट, बहुत दूर का पॉइंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर वो पॉजिटिव शीट है, ठीक है, जैसे ये शीट पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे अवे निकल रहा है, इस तरफ ऐसे फील्ड हो गए, ठीक है।
लेकिन अगर ये चार्जेस सब निगेटिव होते, सपोज ये सब निगेटिव होता, तो यहाँ पे जो +1 होता उसको क्या करता है ये अट्रैक्ट, तो फील्ड जो होगा, फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द शीट, ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अगर है देन टुवर्ड्स द प्लेन। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या चीज़ से इंडिपेंडेंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड। वो जो सिलेंडर बना रहे हैं हम, उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। किसी भी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं किया। शीट से कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, उस डिस्टेंस को आपने फॉर्मूले में नहीं देखा है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है। ना ही गॉसियन सरफेस का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, उसके सर्कुलर फेस के रेडियस पर, है ना, उसके लेंथ पे, उन चीज़ों पे में से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर। तो इट इज़ सिंपली इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। एक स्पेशल केस कह सकते हैं इसे हम, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, और वो ये है कि अगर मान लीजिए ये जो शीट है उसकी एक थिकनेस हो, तो थिकनेस को आप ये कह सकते हो ना कि ये जो सरफेस है उसके साइड 1 पे जितने चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, साइड 2 जो उसके बिहाइंड है उस पर भी इसी तरह से उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, है ना। तो ये एक तरह से कम समझा ये जाए कि देयर आर 2 शीट्स, एक शीट ये रहा, ठीक है, और एक और शीट है, देयर आर 2 शीट्स, और वो जो थोड़ी सी थिकनेस है उनके बीच में, उस थिकनेस से वो अलग है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली शीट है, सिर्फ अगर साइड 1 की बात करें तो उस यहाँ से r डिस्टेंस दूर अगर ये कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे +1 कूलम चार्ज कंसिडर करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो दूसरी शीट है जो कि साइड 2 है, उस पर भी वही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से भी अगर इसी पॉइंट पे फील्ड देखा जाए तो वो फील्ड की वैल्यू भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है इस थिकनेस, लेकिन डिस्टेंस से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये भी हो गया। इट मीन्स 2 शीट है तो उसके सामने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगी, हर एक शीट की वजह से होगी, और +1 कूलम चार्ज है, दोनों चार्जेस एक जैसे साइन वाले हैं, तो एक ही डायरेक्शन में 2 फील्ड होगा, तो ये टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, एक चार्ज कंडक्टिंग शीट बोल सकते हैं। एक कंडक्टिंग शीट है, उसके ऊपर जब भी चार्ज होगा, उसको चार्ज करा जाएगा, तो दोनों सरफेस पे उसके चार्ज हो जाएंगे, जिसको आप इसको कंसिडर कर सकते हो जैसे हमारे पास 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। तो दोनों के एक्सप्रेशन में बहुत मामूली सा डिफरेंस है। पिछली बार जो रिजल्ट था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू उस वैल्यू की डबल है, ये ध्यान रहे। थर्ड एप्लीकेशन नहीं है ये, एक्चुअली ये एक स्पेशल केस अगेन है जिसमें 2 शीट्स को रख लिया गया है। देख रहे हैं आप, दोनों सेम चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरे की है सिग्मा 2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2। चार्ज की डेंसिटी फर्स्ट वाले में ज़्यादा है और दूसरे में, आप देख भी सकते हैं फिगर में भी इस बात को शो किया गया है। ढेर सारे चार्जेस इसमें दिखाए गए हैं फर्स्ट वाले केस में, और इसमें थोड़े थोड़े सेपरेशन पे दिखाए गए हैं। डेंसिटी यहाँ कम दिखाई गई है सेकेंड में, ठीक है। तो करना क्या है हमें, आपके पास है ना, देयर आर 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्जेस, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं या रीजन मिल रहे हैं। एक हो जाएगा फर्स्ट वाले प्लेट के लेफ्ट, दूसरा रीजन होगा इन बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है, एंड थर्ड जो रीजन है वो राइट साइड ऑफ द सेकेंड प्लेट, ओके। तो अब हम लोग क्या है, हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना है कि कितना वैल्यू का होगा और डायरेक्शन क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखा दें, मान लीजिए लेफ़्ट, ये जो रीजन फर्स्ट है, ठीक है, इस रीजन में हमारे पास कोई पॉइंट है, ये सपोज़ ये पॉइंट है P, ठीक है।
इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना है। तो आप पहले समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट शीट है हम इसकी वजह से केवल सोचते हैं, बाद में सेकंड वाले शीट की वजह से भी डिसाइड करेंगे। तो इस फर्स्ट शीट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा उस फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे +1 रखा आपने। तो +1 कूलम चार्ज को पहले वाले शीट ने क्या किया, रिपेल किया, ठीक है। E1 ये है फील्ड। इस E1 की वैल्यू कितनी होगी, इस E1 की वैल्यू होगी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक और फील्ड है होगा, वो होगा सेकंड शीट की वजह से। यहाँ पे आप +1 रखिए, +1 कूलम चार्ज। तो +1 कूलम चार्ज को भी सेकंड शीट ने रिपेल किया, E2 की वैल्यू कितनी, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये E2 और ये E1 दोनों लेफ़्ट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फील्ड हो गया ये E, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ। और वो ऐड होकर के हमें मिला σ1 + σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। बिल्कुल इसी तरह से आपका रीजन 3 में भी काम होगा। रीजन 3 में मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो इस जगह भी दो फील्ड होगी, एक E1 और दूसरा क्या होगा, E2। तो E1 आप फर्स्ट वाले शीट की वजह से, ये जो σ1 है इसकी वजह से डिसाइड करेंगे। तो E1 यहाँ पे +1 को इसने रिपेल किया, E1 की वैल्यू हो गई σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से यहाँ पे +1 रखेंगे आप, और सेकंड शीट की वजह से जो फील्ड होगा उसको डिसाइड करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू E2 = σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, दे गेट एडेड, और रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा राइट डायरेक्शन में E1 + E2, ठीक है। ये बन गया σ1 + σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। अब इन बिटवीन वाले पोर्शन में रीजन 2 में बात करते हैं। रीजन 2 में किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ है, पहले हम E1 निकालते हैं फर्स्ट वाले शीट की वजह से। तो +1 को इसने क्या किया, रिपेल किया, तो ये रहा E1 का डायरेक्शन, वैल्यू हो गई σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे +1 रखेंगे जब हम लोग, ठीक, तो उसकी वजह से ये जो सेकंड शीट है वो उसको रिपेल दूसरी तरफ करेगा। इस बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, E1 से ये ऑपोजिट हो गया E2। इसकी वैल्यू हो जाएगी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि σ1 ग्रेटर है σ2 से, देन E1 इज़ ग्रेटर देन E2, तो रिजल्टेंट फील्ड हो गई E1 - E2, और E1 के डायरेक्शन में हो जाएगा नेट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया σ1 - σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जब σ1 और σ2 में आप σ1 को ग्रेटर मान के चलो σ2 से, तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो आप कि ये जो 3 अलग अलग जो रीजन बनेंगे इन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस की वजह से, वहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इवन डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो नेट फील्ड लेफ्ट रीजन में हो गया है लेफ्ट साइड में, राइट रीजन में हो गया राइट साइड में। इन बिटवीन जो होगा वो डिपेंड करेगा, σ1 अगर ग्रेटर है तो σ1 से σ2 की तरफ होगा नेट फील्ड, अगर σ2 बड़ा होता तो σ2 से σ1 की तरफ होता है, ठीक है। एक और इसका केस 2 देखते हैं। सपोज एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। पिछली बार दोनों पॉजिटिव थे, और σ1 और σ2 में जो मतलब ये जो रिलेशन है वो ग्रेटर अगेन मान के चलिए σ1 को, ठीक है। तो हर एक रीजन में फिर इसी तरह से सोचते हैं। आई थिंक बहुत आसान है, समझ सकते हैं सभी लोग। जैसे आप लेफ़्ट रीजन में बात कीजिए रीजन 1 में, तो यहाँ पे +1 रखेंगे जब आप, तो σ1 जो होगा पहले वाले प्लेट की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा लेफ़्ट साइड में, और वैल्यू होगी कितनी, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो सेकंड प्लेट है उसकी वजह से जब आप फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे +1 रखेंगे, चूँकि ये नेगेटिव प्लेट है तो ये इसकी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये E2 की वैल्यू हो जाएगी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि σ1 इज़ ग्रेटर देन σ2 है, देन रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा E1 - E2, E1 बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल फील्ड जो हो जाएगा वो E1 के डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू हो जाएगी σ1 - σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रीजन 3 में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन, समझ में आ गया। ये +1 रखेंगे आप, तो +1 रखेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से इसको वो रिपेल करेगा। E1 का डायरेक्शन ये रहा राइट डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड शीट नेगेटिवली चार्ज है, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द शीट, और इसकी वैल्यू होगी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो ये हो गया रीजन 3 में। रीजन 2 इन बिटवीन में अगर बात करें, ठीक है, तो इस बार जो है पहले वाले शीट की वजह से क्या होगा, +1 चार्ज को रिपेल किया, E1 का डायरेक्शन हो गया शीट से राइट डायरेक्शन में, और सेकंड शीट की वजह से अगर डिसाइड करना है तो +1 को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो E2 का डायरेक्शन हो जाएगा सेकंड शीट के टूवर्ड्स, और चूंकि ये E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पहला वाला फील्ड था, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन दूसरा फील्ड है, ऐड हो गया ये। ठीक है, क्लियर। तो ये सेकंड केस है। एक थर्ड केस लेते हैं जिसमें हम ये मान लें कि ये दोनों सिग्मा वैल्यू में इक्वल हैं और साइन में डिफरेंट है, अपोजिट है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और डेंसिटी बिल्कुल इक्वल है। ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए आप समझ सकते हैं। जस्ट जो पिछला वाला जो केस है उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आप सिग्मा से रिप्लेस कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 0, राइट साइड में 0, और इन बिटवीन हो जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, या आप उसको कह सकते हैं सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं। तो ये डिसीजन ले सकते हैं आप केस 2 के हेल्प से। ये फर्स्ट वाला जो रीजन है लेफ्ट साइड वो 0, राइट साइड भी 0, और इन बिटवीन हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 0, और इन बिटवीन होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और वैल्यू होगी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब दो शीट हैं और दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक ही डेंसिटी वाली हैं, तो उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई फील्ड नहीं होगा, इन बिटवीन एक फील्ड होगी, और वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और वैल्यू होगी कितनी, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ओके, एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है 24, बिल्कुल इसी केस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड क्लोज टू ईच अदर। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। मीन्स सिग्मा और एक है क्या माइनस सिग्मा, और सिग्मा की यहाँ वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर में है, इट मीन्स डायरेक्शन भी बताना है आपको, मैग्नीट्यूड भी बताना है। इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आउटर रीजन सेकंड प्लेट और फर्स्ट प्लेट की जो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 है, और इन बिटवीन जो वैल्यू है वो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट है ओवरऑल। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर्स देखिए, ए और बी का जो आंसर है वो 0 और 0। ठीक है, ये 0 और ये 0। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट यानी इन बिटवीन वाला पोर्शन है वहाँ पे ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद हो जाता है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और उसको ये कैलकुलेट कर लिया गया है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन पे जाइए आप, सिग्मा की वैल्यू निकाल लिए, है ना। यहाँ पे आपको जो सिग्मा है वो 17 × 10⁻22 दिया हुआ है, और ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक्चुअली 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 9 × 10⁹ ये होती है। ठीक है, 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इससे 1/एप्सिलॉन नॉट अगर आपको केवल लिखना हो तो 4π उधर ले जाइए और यूज़ कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना लिखकर ना, यहाँ से हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन का हेल्प लिया है। अदरवाइज सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है, यू विल गेट द रिजल्ट वही आएगा आपका, अप्रोच आपका जैसे भी हो। ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी आसान होता है जब आप 9 × 10⁹ लेकर चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ओके एक लास्ट केस है, वो है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हो, दिस इज़ थिन, ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल है, तो वैसे कंडीशन में हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ठीक है, शेल समझते हैं, शेल, ठीक है, एक तरह का ये स्फेयर हो गया जिसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर हॉलो हो गया, ये कोई चार्ज नहीं है, बाहर ठीक है भी नहीं है, तो एक शेल है। ठीक है, जस्ट सरफेस के ऊपर चार्ज है, यू कैन ट्रीट इट इज एज अ शेल। इस शेल की वजह से, जिसके रेडियस को कैपिटल R बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली 3 केसेस विल अराइज। एक होगा कि इस शेल से बाहर का कोई पॉइंट हो, आउटसाइड पॉइंट हो,
दूसरा हो सकता है शेल के सरफेस पर कोई पॉइंट हो, तीसरा इनसाइड द शेल, कोई इनसाइड का कोई पॉइंट हो। तो ऐसे 3 केसेस में इसको बांट देते हैं हम लोग, बारी बारी से एक एक केस देखेंगे। पहला केस हम लोग देखते हैं कि अगर ये P पॉइंट आउटसाइड है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चूँकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ लगाना है, तो हमें एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रीन डॉटेड लाइन से ये जो नया स्फेयर बना हुआ है ये गॉसियन सरफेस है, और ये जो ब्लू लाइन से जो स्फेयर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये हमारा गिवन थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको बारी बारी से शुरू कराते हैं। ये हो गया स्फेयर जिस पे चार्ज है +Q। ठीक है, इसकी रेडियस है R, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर ये एक पॉइंट P है जो कि इस शेल से बाहर है। इस पॉइंट से होकर क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट ए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर एज ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस मान लीजिए r है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये R है ना। अब इस स्फेयर को जो गॉसियन सरफेस है वहाँ पर एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया गया। यहाँ पे आप +1 जब आप रखेंगे तो +1 को ये जो पॉजिटिव चार्ज का शेल है ये इसने क्या किया होगा, रिपेल किया होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता था। ठीक है, तो डायरेक्शन डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि ये गिवन स्फेरिकल शेल का चार्ज क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारी तैयारी हो गई। इनके बीच में एंगल 0 है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 है। गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ का जो लेफ्ट साइड है क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, उसमें डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, cos 0 लगेगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, सिंपली रह गया ये E/ds। इंटीग्रेशन से E बाहर कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ds, ये गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया बन जाएगा 4πr²। राइट साइड क्या है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, इनक्लोज चार्ज, तो वो Q फार्मूले में जैसे था वो Q ही रह गया, Q/ε0। तो राइट साइड इज़ Q/ε0। साइड बदल दीजिए। ठीक है, और आप साइड बदल देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते थे। इट मीन्स ये स्फेरिकल शेल ज़रूर है लेकिन बिहेवियर इसका एज इफ़ कि ये पॉइंट चार्ज हो जो O पॉइंट पे रखा हो। ठीक है, ये शेल है। ठीक है, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पे फील्ड निकाला है। फील्ड का रिजल्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे O पॉइंट पे ये Q चार्ज हो, ये शेल ना हो करके पॉइंट चार्ज हो O पॉइंट पे, और यहाँ से R डिस्टेंस दूर पे फील्ड के एक्सप्रेशन से ये मैच करता है। इसको थोड़ा और हम चेंज कर सकते हैं सिग्मा के डेफिनेशन से। सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बदल दीजिए चार्ज को सिग्मा इंटू 4πr² से, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4π कैंसिल हो जाएगा। ये रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, ये ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर ग्राफ स्केच करना चाहें तो ग्राफ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और R है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, ये पॉइंट P अगर और दूर हो, जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इस स्फेरिकल शेल से बाहर आप पढ़ते जाएं दूर, ठीक है, फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस 1 है आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, चलिए सरफेस पे यही काम करें अगर आप, तो वो जो डिस्टेंस स्मॉल r था वो कैपिटल R की इक्वल हो गया। सरफेस पर जब है तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो शेल का रेडियस है वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देते हैं पिछले केस में कैपिटल R से, तो वी विल गेट दिस मच रिजल्ट। ठीक है, तो एक आसान सा रिजल्ट हो गया, ओवरऑल हो गया σ/ε0। ठीक है, Q/4πr² को सिग्मा लिखेंगे और बाई में ये ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो केस 2 इज़ प्योरली कांस्टेंट। ये जो है सेकंड केस है, इसका जो रिजल्ट है इसको आप कह सकते हो ये कांस्टेंट है। केस 3 आते हैं इनसाइड पॉइंट पे। गॉस लॉ लगाने के लिए ये जो पॉइंट B है हमारा, यहाँ से होकर के ये डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ऑरेंज कलर से,
ये है गॉसियन सरफेस और ये गिवन स्फेयर है। तो इस बार जो स्फेयर बनाया गया है गॉसियन स्फेयर, इसमें बड़ी ख़ास बात है कि ये कंस्ट्रक्ट तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है इनक्लोज चार्ज, वो कोई चार्ज तो है ही नहीं, सारे चार्ज तो बाहर रह गए। तो इसका जो राइट साइड होगा, ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लिखते हैं, ये क्यू इन हो जाएगा 0। लेफ़्ट साइड में आप प्रोसेस वैसे ही करें, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर है, उनके बीच में एंगल 0 है, लेफ़्ट साइड सब लिखिए आप। लेकिन राइट साइड 0 होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कैविटी है ना, जो हॉलो स्पेस है इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आप कह सकते हैं। ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप जो देखें हैं एक ग्राफ, इस ग्राफ में सारी बातों को 3 केसेस को इंक्लूड कर लिया गया है एक साथ। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कैपिटल R, ठीक है, ये R है एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ऑन वाई एक्सिस। ये कैपिटल R स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R का क्या मीनिंग है, सरफेस, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक वैल्यू थी जिसको E मैक्स बोला गया है, जो केस 2 में निकाला गया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। इसके बाद जैसे R से आप बड़े डिस्टेंस पे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है और इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है, और इस R से पहले जो कि इनसाइड पॉइंट है ये सब 0 है। ये ग्राफ हमारा यहाँ ऐसे ग्राफ बनेगा, और फिर डॉट डॉट बना करके आप यहाँ से फिर ग्राफ, तो ग्राफ 2 पोर्शन में है। पहला ग्राफ होगा जो 0 होगा लगातार अप टू कैपिटल R, और कैपिटल R पे अचानक जंप होगा, एक बड़ी सी वैल्यू हो जाएगी, और जैसे जैसे आप और आगे जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर को आज कंक्लूड कर लिया है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। उस चैप्टर के लिए आप कुछ प्रिपरेशन करके रखेंगे। क्या प्रिपरेशन करना है? 11th क्लास में आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर का एक कॉन्सेप्ट मिला है। ठीक है, तो यू शुड गो थ्रू दैट चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th। उस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे वहाँ वर्क सबसे पहले। ठीक है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स का कॉन्सेप्ट और एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो उनकी वजह से वर्क डन का अपना अपना एक फार्मूला है। ठीक है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये भी पढ़ा होगा। वर्क का फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं 2 तरह से, आप एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस भी लिखते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी आपको वहाँ पे सिखाया गया है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, वो कैसे वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्क से कनेक्टेड है, यू मस्ट गो थ्रू इट बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर, चैप्टर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एक चीज़ और रिवाइज कर सकते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा था 11th में। ग्रेविटेशन में आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का एक फॉर्मूला वहाँ पढ़ा है, U इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G m1 m2 बाई R, याद कीजिए। उसके डेरिवेशन को एक बार देखिए, बिल्कुल उसी तरह के डेरिवेशन को एक बार फिर से यहाँ हम लोग देखने वाले हैं नए चैप्टर में। तो फुल प्रिपरेशन के साथ अगला वीडियो आपको मिलेगा, जब आप पूरी तैयारी के साथ उसको देखेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।